Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. ओके, कल मैंने तुम लोग के साथ कुछ नोट्स शेयर किए थे अबाउट ट्रैक्टिव एफर्ट। तो किसी ने देखा नोट्स? अबाउट ट्रैक्टिव एफर्ट? एनीबडी? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस मैम। ओके, तो तुम लोग ने किसी ने देखा नहीं जो नोट्स भेजा था कल मैंने? तो अभी भी तुम लोग मतलब तुम लोग का एटीट्यूड बदला नहीं है। जो जितना पढ़ाया जाएगा बस उतना ही पढ़ोगे, अपने से कुछ नहीं पढ़ना है तुम लोग को, है ना? सो इस तरीके से तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। एनीवेज, तो ट्रैक्टिव एफर्ट डिस्कस कर रहे थे कल हम लोगों ने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ा था, इंट्रैक्शन, मेन लाइन सर्विस, सबर्बन सर्विस, अर्बन सर्विस वगैरह डिस्कस किया था। और ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ा था कल हमने कि ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में देर आर 3 टाइप्स: डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन, सिंगल फेस एसी इलेक्ट्रिफिकेशन एंड 3 फेज इलेक्ट्रिफिकेशन। और लास्ट में जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि कॉम्पोजिट इलेक्ट्रिफिकेशन होता है जहाँ पर हम सिंगल फेस एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं या 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज कन्वर्ट करते हैं। सो composite track electrification is also used in India, in which single phase to DC is used, and in outer like in abroad countries 3 phase to AC and single phase to DC is also used. So we have studied different types of track electrification yesterday. आज हम लोग को ट्रैक्टिव एफर्ट एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ट्रैक्टिव एफर्ट्स देखना है। So it is the effective force. What is attractive effort? I think तुम लोग को screen दिख रहा होगा. So tractive effort is the effective force acting on the wheels of the locomotive necessary to propel the train or move the train is known as tractive effort. कल भी मैंने डिस्कस किया था कि for a traction motor, for a traction drive to move, 2-3 टाइप के फोर्सेस हैं जिसको उसको ओवरकम करना पड़ता है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, द वेट ऑफ द ट्रैक्शन। द वेट ऑफ द ट्रैक्शन। दूसरा है फ्रिक्शन। तीसरा है मोशन में आने के लिए एक उसको एंगुलर, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन इन अ ट्रैक्शन सिस्टम। फर्स्ट इज लीनियर एंड सेकेंड इज एंगुलर मोशन ऑफ द व्हील्स, राइट? तो दोनों ये सारे फोर्सेस जब वो ओवरकम कर पाएगा उसी कंडीशन में इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर। सो ऑल दीज फोर्सेस combinedly are called as tractive effort. All these forces which are necessary to overcome for a traction drive to move from one place is known as tractive effort.
ठीक है. नाउ वी विल सी व्हाट आर दीज फोर्सेस. इन फोर्सेस के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे हैं. वी हैव टू सी दैट इन दिस टॉपिक. So, the effective force acting on the wheel of locomotive necessary to propel the train is known as tractive effort. It is denoted with the symbol Ft. The tractive effort is a vector quantity always acting tangential to the wheel of the locomotive. So, if you see this figure, this is the motor. Smaller wheel one is the motor and the larger wheel is the wheel which is rotating because of the motor. ठीक है. So ये जो ट्रेन के पहिए होते हैं, this is that, और ये जो मोटर है which is driving these wheels. So the tractive effort vector is always tangential to the wheel of the locomotive. Wheel of the locomotive से जो tangential force लगेगा, that force is called as tractive effort. Okay. It is measured in Newton. The net effective force or total tractive effort Ft on the wheel of a locomotive or a train to run on the track is equal to the sum of tractive effort. First, required for linear and angular acceleration. Second, to overcome the effect of gravity. Third, to overcome the frictional resistance of the motion ऑफ द ट्रेन Fr. तो 3 तरीके के यहाँ पर ट्रैक्टिव एफर्ट है जिनके सम को हम टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट बोलते हैं. फर्स्ट इज द लीनियर एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन. उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज टू ओवरकम द ग्रेविटी, टू ओवरकम द वेट ऑफ द लोकोमोटिव. और लोकोमोटिव में अगर पैसेंजर है या गुड्स ट्रेन है तो उसका टोटल एक वेट होगा. उसको ओवरकम करने के लिए जो ग्रेविटेशनल एफर्ट देना पड़ेगा, दैट इज Fg. एंड थर्ड इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द ट्रेन. So now talking about the mechanics of the train movement. अभी ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट है तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना. स्टॉप मी वेयर यू डू नॉट गेट द पॉइंट, वहाँ पर मुझे रोक सकते हो. The essential driving mechanism of an electric locomotive is shown in figure 4.8 4.10.6. So this is the driving force of the locomotive. This is the wheel and this is the motor. So ये मोटर का आर्मेचर है. This is the driving wheel. Capital D is the diameter of the driving wheel and small d1 is the diameter of the motor armature. D2, small d2 is the diameter of the gear wheel. ठीक है. जो बड़ा व्हील है उसके अंदर एक गियर व्हील है विच इज़ अटैच टू द आर्मेचर ऑफ द मोटर. और ये मोटर के पीनियन से और ड्राइविंग व्हील के पीनियन से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ गियर्स. ठीक है. सो स्मॉल d2 इज द डायमीटर ऑफ द this gear wheel. D1 is the diameter of the motor armature. Capital D is the diameter of the driving wheel. This is the track. Ft is the tangential force which is called as tractive effort or tractive force. ठीक है. The electric locomotive consists of pinion and gear wheel meshed with the traction motor and the wheel of the locomotive. The gear wheel transfers the tractive effort at the edge of the pinion of the driving wheel. So ये जो gear wheel है, this will transfer the mechanical motion of the motor to the wheel and due to which the wheel will start rotating. Let T is the torque exerted by the motor in Newton meter. Fp is the tractive effort at the edge of the pinion in Newton. And Ft is the tractive effort at the wheel D. D is the diameter of the driving wheel. ये मैंने बता दिया.
Eta is the efficiency of the power transmission for the motor to the driving axle. So efficiency by which the motor is transferring its power to this wheel to rotate is given as eta. Now the torque developed by the motor T, capital T, is equal to Fp into d1 by 2. Fp is given as, यहाँ से Fp can be, torque is equal to force into distance, perpendicular distance, so F torque is given by Fp into d1 by 2. Fp क्या था? Fp is the tractive effort at the edge of the pinion. ठीक है, so d1 by 2, d1 is the radius of the diameter of the motor, so F torque developed by the motor will be equal to Fp into d1 by 2. Fp from here is equal to 2t divided by d1. Tractive effort at the edge of the pinion transferred to the wheel of the locomotive, यानी कि tractive effort at the wheel of the locomotive will be equal to how much? Will be equal to Fp, the torque which is, or the force which is produced by the motor, into d2 by d. d2 by d because the gear ratio is also considered between the pinion and the driving wheel. So Ft is equal to Fp into d2 by d. So from these two equations 10.9 and 10.10, you will get Ft is equal to efficiency into 2t divided by d1 into d2 by d. Now d2 by d1 is the gear ratio. ठीक है, gear number of gears in wheel divided by number of gears in the motor will give you the gear ratio. So इसमें से d2 by d1 को एक साइड लेकर के आए, so final Ft is given as efficiency into torque into 2 divided by capital D into R, where R is the gear ratio of the system. So this is a very important equation which you will use to solve your problems later on. ठीक है, तो Ft का ये इक्वेशन जो है वो याद रखना है, 2 into eta into gear ratio into torque divided by diameter of the driving wheel. Okay, so this was about Ft का ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाले हैं. नाउ Ft हैज़ 3 पार्ट्स. अभी हमने ऊपर देखा था Ft हैज़ 3 पार्ट्स. पहला है एक्सेलरेशन, दूसरा है ग्रेविटी और तीसरा है रेजिस्टेंस. तो इन तीनों की, या फ्रिक्शन, तो तीनों की वजह से जो टोटल Ft होगा अभी हम वो निकालेंगे. ठीक है. ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपल्शन ऑफ ट्रेन is given by Ft is equal to Fa plus Fg plus Fr. See, in this module only this part of the module is bit numerical based, क्योंकि this is the first time I guess you are studying utilization. मतलब तुम लोग का कोर्स जो है वो चेंज हो चुका है. So I am guessing that you will get some numericals or 1 or 2 numericals from this part of your course. तो इसीलिए ये मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ. अदरवाइज इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है. उसके बाद सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ मोटर्स इन ट्रैक्शन है, तो वो उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का है नहीं. ठीक है. सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस सो दैट यू कैन डू योर न्यूमेरिकल्स बाय योरसेल्फ. So the 3 parts of this tractive effort are Fa, that is acceleration force, Fg, that is force due to gravity, and Fr, that is force due to resistance. Right? So Fa is the force required for linear and angular acceleration. Fg is the force required to overcome the gravity. Somebody is unmute. Okay. Mute कर लो. There was some noise coming in the background. Fg is the force required to overcome the gravity, and Fr is the force required to overcome the resistance to the motion. Okay.
So first we will talk about the FA, which is force due to linear and angular acceleration. मैंने बताया कि ट्रैक्शन टाइप ऑफ ड्राइव हमको लीनियरली भी ट्रेन को मूव कराना है और एंगुलर मोशन हो रहा है बिटवीन द व्हील्स ऑफ द ट्रेन, व्हील्स ऑफ द ड्राइव लोकोमोटिव, ठीक है। तो लीनियर और एंगुलर मोशन दोनों एक साथ होता है, इसीलिए हम हमेशा लीनियर और एंगुलर दोनों कंसीडर करते हैं। और जो लीनियर फोर्स होता है उससे एंगुलर फोर्स जो है वो कम से कम कुछ नहीं तो 8 to 9 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर उसका वेट जो है लीनियरली जितना एक्ट कर रहा है एंगुलर, उसी वेट को एंगुलर मोशन में मूव कराने के लिए वो वेट जो है उसका 8 to 9 टाइम्स ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी बिहेव करता है फॉर एंगुलर मोशन, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू कंसीडर लीनियर एंड एंगुलर force which is required for the motor to drive the locomotive for tractive effort. Okay, so according to the fundamental law of acceleration, the force required to accelerate the motion of the body is given as force is equal to mass into acceleration. Very good. Let the weight of the train be W tons being accelerated at alpha kilometer per hour. ठीक है। नाउ द मास ऑफ द ट्रेन कैन बी गिवन एज 1000 W kg. Mass of the train can be given as 1000 W kg because it is W tons, so in kg it will be 1000 W kgs, and the acceleration is given as alpha. Now you have to convert this into meter per second. तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अल्फा को 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो दिस किलोमीटर पर आवर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड बिकॉज यू वांट योर आंसर इनटू न्यूटन्स, इसलिए मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया गया है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.278 अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नाउ द ट्रैक्टिव effort required for linear acceleration will be FA is equal to 1000 W kg into 0.2778 alpha meter per second square, right? Now if you will multiply these two quantities you will get 277.8, sorry 0.2 है तो 27.8 W alpha into kg meter per second square or Newton. So this is the linear force which is applied, which is required for a weight of W tons of the train to move linearly, ठीक है। To move linearly. Now this equation holds good only if the accelerating body has no rotating parts. Owing to the fact that the train has rotating parts such as motor, armature, wheels, axles and gear system, the weight of the body being accelerated including the rotating parts is known as effective weight of the accelerating weight. मतलब कि total weight which will be acting on the motor to be moved angular in an angular direction will have the weight of the rotating parts as well, जो कि rotating parts में क्या क्या है, armature of the motor है, wheels है, axles है, gears है, so everything is not only moving linearly but also rotating on an axis, ठीक है। The effective weight or accelerating weight is denoted by WE is denoted by WE. The accelerating weight WE is much higher, about 8 to 15% than the dead weight. Dead weight क्या होता है, जो gravitational weight, gravity की वजह से तुमको मतलब पता है, मतलब जो भी हम लोग अपना weight करते हैं that is dead weight और gravitational weight, right? So ये gravitational weight के साथ एक accelerating weight भी होगा because the device, the locomotive is moving angular in the angular direction. So this weight
which is moving in the angular direction is effective weight, and it is given by WE, which is about 8 to 15% higher than the dead weight. Hence these parts need to be given angular acceleration at the same time as the whole train is accelerating in the linear direction. So the tractive effort required for linear and acceleration is angular acceleration is given as FA is equal to 27.88 WE, यानी यहाँ W की जगह यहाँ पर हमने WE ले लिया है and we have considered the acceleration as alpha. ठीक है. Now this W to WE consists of effective weight which is due to the rotating parts as well as the dead weight of the train. ठीक है. Now this was about the weight due to the force due to the acceleration, linear and angular acceleration. Now second part is tractive effort required to overcome the train resistance FR. ठीक है. Now when the train is running at uniform speed on a level track, it has to overcome the opposing force due to the surface friction. That is the friction at various parts of the rolling stock, the friction at the track, and also due to the wind resistance. The magnitude of the frictional resistance depends upon the size, shape and condition of the track and the velocity of the train etc. तो ये रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा या कितना कम होगा डिपेंड करेगा कि ट्रेन की साइज़ कैसी है, उसका कंडीशन कैसा है and the velocity at which the train is moving. Let R is the specific train resistance in newtons per ton of the dead weight and W is the dead weight in ton. So the total force will be equal to R into W न्यूटन. ठीक है, ये टन्स में है, ये न्यूटन पर टन्स में है. ये R is in Newton per tons, W is the dead weight of the this, and always the frictional or the windage ये सारे जो भी होते हैं ये tangential act करते हैं, so there is no angular thing in this. So FR is equal to W into R Newton, which is the resistive force which is acting on the traction load. Now tractive effort required to overcome the effect of gravity. When the train is moving on up gradient as shown in the figure this, ठीक है, suppose that this is the distance of along the track which is given by AC, CB is the elevation and your train is moving in this direction, so Fg is the force which required which is driving this train against the gravity. So what will be the value of Fg? In order to prevent this opposition, the tractive effort would be acting in upward direction. ये सब तुम लोग ने मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा होगा ऑलरेडी कि अगर कोई भी जो भी लोड है उसको अगर हम इंक्लिनेशन पे मूव करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स इस तरीके से डिवाइड होंगे. इफ थीटा इज दिस एंगल, दिस विल बी ओमेगा साइन थीटा, दिस विल बी ओमेगा कॉस थीटा. सो these things you have already studied in mechanics. उसी का एक मतलब elaboration है यहाँ पे. The tractive effort required to overcome the effect of gravity is given as Fg is equal to plus minus mg sin theta. Now this depends upon कि ये अगर ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है तो उसमें प्लस या माइनस का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. So Fg is equal to mg sin theta n. If m is given as 1000 W kg, so this Fg becomes 1000 W g. G is the gravitational force into sin theta. Now gradient sin theta can be given as BC divided by AC, perpendicular upon the hypotenuse, BC divided by AC. So elevation divided by the distance along the track. So gradient G can be given as sin theta into 100. Right? Percentage gradient G can be given as sin theta into 100. Now Fg is equal to 1000
डब्ल्यू जी साइन थीटा की जगह हमने जी डिवाइडेड बाई 100 लिख दिया. Okay, so g is nothing but elevation divided by the distance along the track. g divided by 100. g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की, 1000 और 100 कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट 10 इंटू 9.8, दैट इज इक्वल टू 98.1 w g into n, where w is the weight of the train in tons, g is nothing but the gradient which is equal to elevation divided by distance along the track. ठीक है. Positive sign of the train is moving on up gradient and negative sign of the train is moving on down gradient. This is what I told you. Now that we have taken the forces in all the three sections, which is first one was linear and angular acceleration, second was train resistance and third was the gravitational force. तो तीनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट मिल जाएगा. This is due to when the train is moving on up a gradient, the tractive effort showing in equation will be required to oppose the force due to gravitational force, but while going down the gradient the same force will be added to the total effect. तो ये प्लस माइनस के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. So the total tractive effort can be given as 27. एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक था, तो मैं सही बोल रही थी, एक्चुअली ये 277.8 होगा. सो 277.8 इंटू डब्ल्यू ई इंटू अल्फा प्लस द रेजिस्टिव फोर्स प्लस माइनस दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विच वॉज इक्वल टू 98.1 डब्ल्यू जी न्यूटन. सो ऑल दीज थ्री विल गिव यू the total tractive force which is required to propel the locomotive in linear as well as in the angular direction. Now the important topic for you is, see, in your course it is given tractive effort calculation for traction motors. So basically you have to calculate the power which has to be the output power of the motor for this tractive effort. ठीक है. ये ट्रैक्टिव एफर्ट या ये लोकोमोटिव को ड्राइव करने के लिए मोटर का पावर कितना होना चाहिए, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिराइव फ्रॉम द इक्वेशन. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द पावर आउटपुट फ्रॉम द ड्राइविंग एक्सेल, let Ft is the tractive effort in Newton and nu is the speed of the train in kilometer per hour. The output power is equal to rate of work done, right? So tractive effort into distance by time will give you the power. Distance by time is given as speed. So tractive effort, which is equal to Ft into nu, because nu is given in किलोमीटर पर आवर, तो इसको फिर से हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया है, Ft इंटू न्यू मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो दिस विल गिव यू, ये क्योंकि 1000 है तो ये किलोवाट में लिख दिया इसको, तो Ft डिवाइडेड बाई 3600 इंटू न्यू इंटू इतना किलोवाट. ठीक है. सो न्यू इज इन मीटर पर सेकेंड, देन P इज इक्वल टू Ft इंटू न्यू. अगर न्यू जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो ये इक्वेशन काम आएगा. अगर न्यू जो है तुम्हारा, या v, अगर इसको v बोलना चाहते हो तो v बोल लो, v जो है अगर वो मीटर पर सेकेंड में दिया होगा तो डायरेक्टली Ft से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द पावर इन वॉट्स. सो दिस इज इन किलोवाट, दिस इज इन वॉट. If the efficiency of the gear transmission is eta, if eta is the efficiency of the gear transmission, then the output power of the motor will be this power divided by eta, this power divided by eta, or in kilowatts this power divided by eta. So this will give you the output power of the motors. So this is important. यही हम लोग को actually I think पेपर में क्वेश्चन में आना चाहिए, टू कैलकुलेट द आउटपुट पावर ऑफ द मोटर, बिकॉज इन योर syllabus it is mentioned tractive effort calculation for traction motors, right? So let us go to some numerical, एक दो numerical देख लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है. There is few more मतलब terms and all, terminology है, acceleration, distance between
द स्टेशंस, जिसको बहुत एक्स्ट्रा में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव टाइम यू कैन just go through the definitions of it. So a 250-ton, first question for tractive effort is a 250-ton motor coach having 4 motors each. 250-ton motor coach है having 4 motors each developing 6000 Newton meter torque during acceleration starts from rest. Right? ईच कोच में कितना मोटर है? 4 मोटर है. एंड मोटर ईच कोच का जो वेट है वो दिया, डेड वेट दिया हुआ है. और द टॉर्क विच इज ईच coach will develop is 6000 Newton meter during the acceleration from the start. If the gradient is 40 in 1000, gear ratio is 4, gear transmission efficiency eta is 87%, wheel resistance is 40 centimeter, train resistance is 50 Newton per ton. The addition of the rotational inertia is 12%, यानी WE की वैल्यू दिया हुआ है 12%. Calculate the time taken to attain a speed of 50 km per hour if the line voltage is 3000 voltage DC and the efficiency of the motors is 85%. Find the current during the notching period. So इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो ट्रैक्शन में आते हैं. मतलब तुमको लीनियर डेड वेट दिया हुआ है, तुमको टॉर्क दिया है, मोटर की एफिशिएंसी दी हुई है, गियर की एफिशिएंसी दी हुई है, ट्रेन का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, व्हील रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू. रोटेशनल इनर्शिया भी दिया हुआ है और डीसी सप्लाई का वोल्टेज दिया हुआ है. एवरीथिंग इज गिवन. यू हैव टू फाइंड द करंट ड्यूरिंग द नॉचिंग पीरियड. नॉचिंग पीरियड मतलब इसमें क्या बोला है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन टू अटेन अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. राइट, तो यही हमारा नॉचिंग पीरियड है. नाउ सी द सोल्यूशन. द वेट ऑफ द ट्रेन W इज इक्वल टू 250 टन. अगर कहीं ना समझ में आए यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. ग्रेडियंट क्या था याद करो. ग्रेडियंट वॉज एलिवेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक. राइट, तो देखो यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो दिया हुआ है 40 in 1000, यानी ग्रेडियंट परसेंटेज ग्रेडियंट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 विल गिव यू 4%. गियर रेशियो इज गिवन एज 4. व्हील डायमीटर इज गिवन एज D. राइट, व्हील डायमीटर इज गिवन एज व्हील डायमीटर कहाँ गया? 40 सेंटीमीटर. सो actually, oh sorry, radius is given as 40 centimeter, so D will be equal to 2 into 40 centimeter is equal to 80 centimeter. यानी मीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए D is equal to 0.8 मीटर. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रेडियंट हमने निकाल लिया, गियर रेशियो हमको दिया हुआ है, वेट ऑफ ट्रेन हमको दिया हुआ है, D हमने निकाल लिया फ्रॉम द रेडियस ऑफ द व्हील इन मीटर्स. राइट, टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन एज, ट्रेन रेजिस्टेंस is given as 50 न्यूटन पर टन. राइट, रोटेशनल इनर्शिया दिया हुआ है, तो रोटेशनल इनर्शिया 12% दिया हुआ है. हमारा जो डेड वेट था वो कितना था? 250 टन था. तो हमारा जो टोटल WE की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 12% ऑफ 250 टन. यहाँ 12 होना चाहिए, लेकिन एनीवेज यू कैन करेक्ट इट. सो 12% ऑफ 250 विल बी इक्वल टू 275 टन विल बी इक्वल टू WE. ठीक है, टॉर्क डेवलप्ड T इज इक्वल टू 4 मोटर्स है, ईच मोटर का टॉर्क जो है वो 6000 है. तो 4 मोटर्स के लिए टॉर्क के लिए कितना होगा? T इज इक्वल टू 4 इंटू 6000 विच इज इक्वल टू 24000 न्यूटन मीटर. ठीक है, नाउ ट्रैक्टिव एफर्ट इज इक्वल टू eta T2R डिवाइडेड बाई D. फर्स्ट इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था. eta R
T divided by D. So that was our tractive effort. Same equation यहाँ पर लगाया हुआ है. Eta 2R T divided by D. Eta हमको पता है 87% दिया है. टॉर्क हमने निकाल लिया 4 मोटर के लिए. R की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, और सॉरी गियर रेशियो की वैल्यू दी हुई है, और D जो है वो हमने अभी निकाला 0.8 मीटर. ठीक है. सो दिस विल गिव यू FT. नाउ दिस FT इज इक्वल टू टोटल force due to acceleration, force due to gravity and force due to resistance, right? तो यहाँ से हम लोगों को angular acceleration की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी इस FT को इक्वेट करके. WE की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 275 टन. ठीक है. 9.8 W की वैल्यू दी हुई है 250 टन. G की वैल्यू हमने अभी ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली थी 4%, 4 यहाँ पे रख दिया. 250 इंटू 50 इज द रेजिस्टेंस इन न्यूटन पर टन. तो टन में ही यूज हुआ है सब जगह, तो यहाँ पे टन में ही वेट की वैल्यूज लिखी हुई है. सो दिस इज एक्सेलरेशन इज कमिंग इन किलोमीटर पर आवर्स, राइट? So now the time taken for the train to attain the speed of 50 km per hour, time will be equal to 50 divided by 1.285 जो कि यहाँ पर आ रहा था. So that will be equal to 38.39 seconds. Now the output power from the driving axles will be equal to, output power का जो equation अभी हमने यहाँ पे देखा था, output power was equal to Ft into velocity divided by 3600 kilowatt. सेम इक्वेशन यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट किया है. आउटपुट पावर इज इक्वल टू Ft into velocity divided by 3600. So you will substitute this. 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड यू विल गेट दिस मच पावर. नाउ पावर इनपुट विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी. तो यहाँ से एफिशिएंसी से डिवाइड करके हम इनपुट पावर निकाल देंगे. क्यों इनपुट पावर निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है करंट ड्रॉन बाय द मोटर. ठीक है. तो इनपुट पावर निकालेंगे, वोल्टेज से डिवाइड करेंगे. 3000 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया हुआ था, तो इनपुट पावर निकालने के बाद जब उसको डीसी सप्लाई वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द करंट ड्रॉन बाय ईच मोटर. ठीक है. करंट ड्रॉन बाय ईच मोटर. So this type of questions are I am expecting that you will get for tractive efforts calculation of electric traction motors. तो एक्चुअली इसी टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, सो दैट कि तुम लोग को एक बार और क्लियर हो जाए. इन केस ऑफ एनी डाउट you can stop me and we can discuss it. An electric train of weight 250 ton has 8 motors geared to driving wheels. Each is 85 centimeter diameter. Geared to driving wheels each of 85, यानी कि ड्राइविंग व्हील का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 85 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ऑलवेज लुक एट द यूनिट ऑफ द क्वांटिटीज. यहाँ सेंटीमीटर में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. 250 टन डेड वेट दिया हुआ है. 8 मोटर्स आर कनेक्टेड. ठीक है. द ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑफ 50 पर टन. द इफेक्ट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया इज 8%, यानी कि ओमेगा ई जो है वो 8% ऑफ 250 हो जाएगा. The gear ratio is 4:1 and the gearing efficiency is 85%. The torque developed by each motor to accelerate the train to a speed of 50 km per hour in 30 seconds up a gradient of 1 in 200, यानी gradient ratio दिया हुआ है. ठीक है. Now let us calculate the torque. यहाँ पे torque निकालना है, current नहीं निकालना है. So again we will start from the weight of the train. Weight of the train पता है, diameter पता है.
रेजिस्टेंस दिया हुआ है, गियर रेशियो 4 दिया हुआ है, गियर एफिशिएंसी दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेटिंग वेट ओमेगा ई विल बी इक्वल टू कितना परसेंट दिया हुआ था? 8% दिया हुआ था. आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम इन दिस. यहाँ पर हर बार 1.10 से हाँ मल्टीप्लाई कर दिया है. ये एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट. तो जब तुम लोग मल्टीप्लाई करना तो तुम लोग 8% ऑफ 250 करना, ठीक है. तो 1.8% हो जाएगा. एक्चुअली इंक्रीज है ना 8% में, तो ये इंक्रीज हो जाएगा 1.8% से. मतलब ये ऐसे भी कर सकते हो, 8% ऑफ 250 निकाल लो प्लस 250 कर लो, यू विल गेट द आंसर. सो यू डू नॉट फॉलो दिस. यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मैं बार बार तुम लोग को बोल दे रही हूँ, तो हर बार 1.1 लेने की ज़रूरत नहीं है. जितना भी परसेंटेज यहाँ पे दिया रहेगा उसका टू, जो भी तुम्हारा डेड वेट दिया होगा उसका इंक्रीज करके, ठीक है. तो 250 ऑफ 8% जो भी आएगा प्लस 250 करोगे, यू विल गेट दी एक्सेलरेटिंग वेट ऑफ द ट्रेन. सो बुक्स में भी गड़बड़ रहता है, so you have to use your mind before you are like copying it. Maximum speed is given as 50 kilometer per hour, right? Now acceleration will be equal to maximum speed divided by 10 time, क्योंकि यहाँ पे 30 सेकेंड्स एक्चुअली दिया हुआ है. अगर ये नहीं दिया रहता तो यहाँ से हम नहीं निकाल पाते. फिर हम लोग को, जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ft कैलकुलेट करके निकाला था, वैसे ही निकालना पड़ता. बट यहाँ पर क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड्स अप ग्रेडियंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ने डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है. एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया एक्चुअली. तो एंगुलर एक्सेलरेशन को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है. यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू ई की वैल्यू जस्ट सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है. डब्ल्यू हमको पता है, आर की वैल्यू हमको रेजिस्टेंस की पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली. सो यू विल गेट द टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके. नाउ टॉर्क डेवलप बाय द मोटर. अगेन टॉर्क डेवलप बाय द मोटर, ये आर है एक्चुअली. आर जैसा दिख नहीं रहा है पर आर होगा. तो टॉर्क डेवलप बाय द मोटर इज इक्वल टू एफ टी डिवाइडेड बाई ईटा इंटू 2r इंटू डायमीटर ऑफ द व्हील. डायमीटर ऑफ द व्हील हमको दिया हुआ है, एफ टी अभी हमने यहाँ से निकाला, इफिशियंसी 0.85% दिया हुआ है, ठीक है. और ग्रेडियंट की वैल्यू भी हमको दी हुई है, गियर रेशियो की वैल्यू भी हमको दी हुई है, विच इज़ इक्वल टू 4. ये आर जो है वो ये वाला आर है, ठीक है. सो यू हैव टू सब्सटीट्यूट इट हियर. सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे. टॉर्क डेवलप बाई टोटल टॉर्क डेवलप्ड आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल एफ टी है ना, तो तुमको टोटल टॉर्क आएगा. इस टोटल टॉर्क में से ईच मोटर का टॉर्क निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे. यू विल गेट दी टोटल टॉर्क डेवलप बाई ईच मोटर, ठीक है. सो सिमिलरली देर आर फ्यू मोर, मतलब यहाँ पे 8-10 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तुम लोग एक बार देख लेना. द बुक आई हैव शेयर्ड विद यू, उसमें पेज नंबर भी नोट डाउन कर सकते हो. पेज नंबर भी नोट डाउन कर सकते हो. 5034 से स्टार्ट है ये, तो एक बार उसको देख लेना. यू विल गेट द सोल्यूशन, ठीक है. और सोल्यूशन देखने के टाइम पे कैलकुलेशन देख लेना, बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ तुम लोग मत करना, ठीक है. नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज इम्पॉर्टेंट इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स. Wait.
इसके बाद जो तुम लोग के लिए इसमें ट्रैक्शन मॉड्यूल में पढ़ना है, देर आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द ट्रैक्शन मोटर्स जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फीचर्स में डिवाइडेड हैं. सो जनरल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स यूज्ड इन ट्रैक्शन पर्पस मस्ट हैव फॉलोइंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फीचर्स. ठीक है. First mechanical feature is a traction motor must be mechanically strong and robust and it should be capable of withstanding severe mechanical vibrations. ठीक है. क्योंकि तुमने देखा होगा कि जब भी ट्रैक्शन लोकोमोटिव में जब ब्रेक्स लगते हैं, सडन या किसी ने चेन पुलिंग की है या जब ब्रेक्स लगते हैं, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस इन द लोकोमोटिव. सो ऑल दीज मोटर्स विच आर कनेक्टेड टू द ट्रैक्शन ड्राइव हैज़ टू बी सफिशिएंटली इक्विप्ड कि ये इतने मैकेनिकल वाइब्रेशंस को बियर कर पाए. ठीक है. द ट्रैक्शन मोटर शुड बी completely enclosed type when placed beneath the locomotive to protect against the dust, dirt and mud etc. In overall dimension, the traction motor must have small diameter to arrange essentially easily beneath or beneath the motor coach. ठीक है. तो द डायमीटर ऑफ द मोटर शुड नॉट बी वेरी मच क्योंकि हम लोग को उसको बोगीज के नीचे फिट करना होता है, उसके साथ व्हील्स लगाना होता है, तो द डायमेंशन शुड बी अकॉर्डिंगली फाइन. A traction motor must have minimum weight so the weight of locomotive will decrease and hence the load carrying capability of motor will increase. बहुत ज़्यादा वे ही नहीं होना चाहिए so that कि total weight जो dead weight है वो बहुत increase ना कर जाए. If we talk about the electrical features, high starting torque is the first condition which is required, जिसकी वजह से DC series motor use होता है. Speed control is very important because acceleration in case of main line service में अगर नहीं है तो अर्बन सबर्बन जो ट्रेन्स यूज़ होते हैं उसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन में ट्रेन्स को स्टॉप करना होता है या फिर स्टार्ट करना होता है. सो स्पीड कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट. Regenerative and dynamic braking of the motors should be able to provide easy, simple, rheostatic and regenerative braking subjected to higher voltages so that system must have the capability to withstand voltage fluctuations. Obviously जब डायनामिक ब्रेकिंग करोगे सप्लाई वोल्टेज को कट डाउन कर दोगे, जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग करोगे बैक ईएमएफ विल इंक्रीज फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज. सो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को हैंडल करने लायक मोटर होना चाहिए, उतना रोबस्ट होना चाहिए. टेम्परेचर, द ट्रैक्शन मोटर शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई ट्रांजिएंट कंडीशंस. ओवरलोड कैपेसिटी हैंडलिंग होना चाहिए. पैरेलल रनिंग ट्रैक्शन वर्क, मोर नंबर ऑफ मोटर नीड टू रन इन पैरेलल टू कैरी मोर लोड. देयरफॉर द ट्रैक्शन इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में जो हम एक्चुअली क्या करते हैं, करंट इज डिवाइडेड इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन एंड व्हेन करंट इज डिवाइडेड वी कैन हैंडल मोर लोड एट द सेम टाइम. अगर हम सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप इज डिवाइडेड बिटवीन द लोड्स, but in parallel connection current is divided. So if we want to handle a large number of load, we want the motors to be running in parallel condition. तो ये जो मोटर्स रन करते हैं इनिशियली इनको स्टार्टिंग टाइम पे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और एक बार जब ये रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, एक डेफिनेट स्पीड पकड़ लेता है, तो उसके बाद दीज मोटर्स आर स्विच्ड इनटू पैरेलल कंडीशन. तो इसीलिए ये हायर लोड कैरी करने की कैपेबिलिटी इन ट्रैक्शन मोटर्स में होनी चाहिए. दैट इज व्हाट इट इज रिटन इन ट्रैक्शन वर्क. मोर नंबर ऑफ मोटर्स नीड टू रन in parallel to carry more load. Therefore, the traction motor should have such speed, torque and speed current torque characteristics, and those motors may share the total load almost equally. Now, commutation. Traction motor should have the feature of better commutation to avoid the sparking at the brushes and commutator segments. So the next thing which is important for you is series and parallel connection of the motors. इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है. आई डोंट थिंक तुम लोग को इतनी डिटेल में शायद पढ़ना होगा
क्योंकि कोर्स को देख करके ऐसा नहीं लगता है. So series and parallel connection of motors. Yes, this is the series and parallel connection of motors. Just 1 second. एक्चुअली इसमें इतना डिटेल में दिया हुआ है जो कि तुम लोग को पढ़ना नहीं है. सो सेलेक्टिव सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर ही जाते हैं और वहीं पे देखते हैं, क्योंकि सारे मोटर्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है और फिर उसका कंट्रोल और ब्रेकिंग वगैरह एक्सप्लेन किया है. सो दैट इज़, आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू with the perspective of exam. Okay, so I'll share the PDF of series and parallel part of the traction. ठीक है, एक बार तुम लोग उसको देख लेना. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ है नहीं ज़्यादा. यस, ओके, लेट मी जस्ट शो यू वंस. उसको देख करके पढ़ के समझ में आ जाएगा. So this is the series and parallel control of the traction motors. ठीक है, just if you see through the circuit diagram तुम लोग को समझ में आ जाएगा. See, this is motor 1 and motor 2 connected in series with the help of a starting resistance. The supply voltage is provided in the series to both the motors. The current is flowing like this, series connection of motors. After starting, what is happening, if you connect this supply voltage to this point and connect this rheostat to this point, these two motors will be acting in parallel. ठीक है, इसमें क्या किया है देखो, ये इस रजिस्टर को निकाल के if you connect at this point and you connect the supply voltage in between the two motors, तो ये मोटर्स जो हैं वो सीरीज से पैरेलल कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड दैट इज व्हाट इट इज डन इन दिस figure number B of series parallel starting. So initially the motors are connected in series, and after attaining a certain speed, now the motors are connected in parallel. और देखो यहाँ पर initially I current flow हो रहा है. Now 2I current is flowing from the circuit and I is getting distributed in both the motors. So now the load handling capability of the motor under parallel condition increases, यानी कि ज़्यादा current can be flowed to the each motor, whereas each motor का जो rating होगा वो I ampere होगा. तो series connection में you cannot give more than I ampere, but while in parallel connection you can give. अगर यहाँ पे 3 मोटर होते तो 3I कर सकते थे, 4I कर सकते थे, and each motor will have equal load handling capacity in parallel connection. So that is what it is mentioned. Series और parallel connection में इतना ही समझने लायक है. ठीक है, the method of traction motor control employs two motors. These motors are connected in series at the time of starting to achieve lower speeds, and therefore those are connected in parallel to achieve full speed during running condition. So this method is known as series parallel control of the traction motor. When traction motor control employing series parallel control at the time of starting, the motors are connected in series with the starting resistance. Then back EMF developed by the motor is equal to, obviously series है, current की value कम है, तो back EMF will be half of the supply voltage minus the IR drop. E is equal to V minus IR say. At the instant the motor control gives one running speed due to the series connection of the motor. Now the two motors are connected in parallel
and in series with the starting resistance to get the full running speed as shown in figure B. ठीक है. Switch on the supply to the motor at the time of starting and gradually cut off the starting resistance. Then back EMF developed by the each motor is equal to supply voltage minus the IR drop, so that the speed obtained during the running condition to the parallel connection is higher than the series connection, as speed is proportional to the back EMF. So E is equal to K phi omega M से when during the series connection the resistance the starting resistance is high, the current is flowing is low, so the back EMF will be half of the supply voltage at each motor will be equal to V by 2 minus IR. So the speed will be less because back EMF is less, so speed will be less because E is equal to K phi omega M. जब हम इसको पैरेलल कनेक्शन में करते हैं तो करंट की वैल्यू जो है ईच इसमें बढ़ जाती है. सो नाउ द बैक ईएमएफ विल बी इक्वल टू सप्लाई माइनस ई आर, सप्लाई वोल्टेज माइनस ई आर. As the back EMF value is increasing, the speed of the motor will also increase. So that is why initially the motor is operated under series connection, and after certain speed the motor is switched on to the parallel connection. मतलब basically switch से ही किया जाता है parallel connection में. इसीलिए तुम लोग को ये जो वाइब्रेशंस मतलब मिलते हैं इन ट्रैक्शन ड्यूरिंग लो स्पीड एंड हाई स्पीड, बिकॉज द मोटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, वो वाइब्रेशंस जो है वो फील होता है व्हेन एवर यू आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट फ्यू टॉपिक्स. आज कुछ कवर हो चुका है. So now the left out topic in traction is track equipment and collection gear. और स्पीड टाइम कर्व हो चुका था हमारा. स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. तो दोनों ही थियोरेटिकल टॉपिक है. वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. सो टुडे वी विल एंड दिस क्लास हियर. ट्रैक्टिव एफर्ट का मैंने तुम लोग को कुछ नोट्स भी दिया था, और जो बुक है बुक में 427 पेज से ट्रैक्टिव एफर्ट शायद दिया हुआ है, तो एक बार उसको चेक कर लेना. If you have any doubt, go through the numericals. If you have any doubt, we can discuss it in the next class. Let me take your attendance. So basically you have your examination, mid-sem examination next week I guess. तो इस ये जो बुक है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो गो थ्रू दोज, दैट विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन इन द मिड सेमेस्टर. ठीक है. तो फर्स्ट मॉड्यूल ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स और ट्रैक्शन दोनों ही पढ़ लेना मिड सेमेस्टर के लिए, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू एवरीवन. गो थ्रू द नोट्स एंड द न्यूमेरिकल्स. अगर कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you, ma'am.